तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की टॉप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि 100 एमसीक्यू करने वाले। पार्ट 1 में हमने 18 सवाल देखे थे। इस पार्ट में हम और 20-22 सवाल देखेंगे। तो 5 पार्ट में ले जा करके हम टोटल 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम आपके पूछे गए वो कंप्लीट कर लेंगे। तो केमिस्ट्री के सारे टॉपिकों को मिला करके ये हमारी सीरीज बन रही है। 5 वीडियो की आपको सीरीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दिए गए ऑप्शन में से आपको बतानी है किसकी सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है हमारे रेडॉन की, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, रेडॉन की मेल्टिंग पॉइंट होती है 71 डिग्री सेल्सियस। से ही हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की होती है दोस्तों 97 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टीन की हम बात करें तो 231 डिग्री सेल्सियस होती है। और यही हम बात करें रेडियम की, तो सबसे ज़्यादा इसी की होती है 696 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि रेडन जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेल पॉलिश रिमूवर। तो दोस्तों जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ होता है, जिस लिक्विड का यूज़ होता है, उसके अंदर किस केमिकल का प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके अंदर कौन सी केमिकल का उपयोग होता है जिसके कारण नेल पॉलिश जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों एसीटोन। उसके अंदर एसीटोन प्रेजेंट होती है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है और आप आगे भी आने वाले टाइम में बहुत बार ये सवाल आपको पूछ दिया जा सकता है। तो उस केमिकल का नाम है दोस्तों एसीटोन। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, व्हाट हैपेंस व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइज। अगर जो हम एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को आपस में हाइब्रिडाइज करवा दे तो हमें क्या मिलने को मिलेगा। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों एक तरह जिसके कारण हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। समझ के ये क्लियर है आपको। अब आपको पूछा जा रहा है, जो दो एस और एक और एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडेशन कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी। दोस्तों हमें 180 डिग्री का ऑर्बिटल देखने को मिलेगी, दो, ठीक है। वी गेट टू ऑर्बिटल एट 180 डिग्री। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का अगर जो हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो 180 डिग्री की हमें दो ऑर्बिटल देखने को मिल जाएंगे। अगले सवाल देखिए दोस्तों, NaCl हैज, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि हम कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं, ये किस तरह का बॉन्ड देता है, ये आपको सवाल में पूछा है दोस्तों। तो NaCl जो है हमारे दोस्तों, NaCl ये टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, यानी कि इसके अंदर हमें आयंस देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों हम इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें दो तरह के आयंस देखने को मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यही बात है कॉमन साल्ट के ऊपर, ठीक है। NaCl में हमें आयोनिक बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो पाए जाते हैं किसी भी एटम के, उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एक एटम है, इसके यहाँ पे दोस्तों ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है। तो इसके जो लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ये इसकी क्या है दोस्तों, एनर्जी लेवल है। जिस तरह से आप पढ़ते थे के सेल, एल सेल, एम सेल, ठीक है, और इसके बाद एन सेल आती है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल दोस्तों यहाँ पे एम है। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि हमारे आउटर सेल में पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर सेल में पाया जाए उसको हम इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यही क्या करते हैं दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, किसी भी एटम की केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट यही इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको पूछा जा रहा है हैवी वाटर इज। हैवी वाटर हम किसको कहते हैं? हैवी वाटर जो होते हैं दोस्तों, देखिए हैवी वाटर हम बोल रहे हैं, हैवी ड्राइवर नहीं बोल रहे हैं, तो हैवी ड्राइवर मत समझिएगा, ठीक है। चले जॉक से पार्ट, अब आ जाते हैं सवाल पे। हैवी वाटर इज, तो हैवी वाटर क्या है दोस्तों? हैवी वाटर होती है हमारे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को आप करेक्ट यहाँ पे करेंगे, हैवी वाटर हो गई हमारे ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है जिसको हम D2O कहते हैं, ठीक है, ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है इसकी बहुत सारी उपयोग होती है। जैसे कि हमारे ये एक तरह का मॉडरेटर का काम करता है, ठीक है, मॉडरेटर, मॉडरेटर की तरह काम करता है। कहाँ पे दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके अंदर ये एक तरह का मॉडरेटर का काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों? वो किसी भी फिशन के जो रिएक्शन होती है उसको स्लो डाउन करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, स्लो डाउन
फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। DTO क्या है दोस्तों, एक तरह का ये मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। अच्छे से याद रखिएगा, इसको हम हैवी वाटर कहते हैं। अगला सवाल पे आ जाइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जब बात आती है, इसको आप समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। दोस्तों ये एक तरह का टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की जो कि किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करे। समझ गए, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बताया आपको द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा टेंडेंसी रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ इस केस में दोस्तों हमारे पास आर्सेनिक आ जाती है, ठीक है। अगर जो हम दोस्तों पीरियोडिक टेबल की तरफ चले तो मान लीजिए कि एक कोई बॉक्स में हमारे पीरियोडिक टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों इस सेंटर, एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि ये सेंटर है किसकी दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पे माइनस लगाता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक पार्टिकुलर जगह है, यहाँ पे जितने सारे हमारे एटम है दोस्तों, जिस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल पे सारे एटम है, तो आप इस तरह से समझिएगा कि जो एटम, जो एलिमेंट इस सेंटर से जितने सामने रहेगा, इस सेंटर से जितने सामने रहेगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस तो फुलफिल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए, जगह ही नहीं है, तो दोस्तों वो रिएक्शन पे तो काम लेगा ना। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में तब काम लेता है जब उसके हाईएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो ही वो रिएक्शन में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नोबल गैस होती है उसमें सारे के सारे ऑर्बिट भरे हुए रहते हैं, तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हेरफेर नहीं कर सकते, इसलिए नोबल गैस जो है वो स्टेबल है। तो उस केस में जब हम दोस्तों आएंगे तो वहाँ पे हमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ वाली जो ग्रुप मिलेगी, ठीक है, आर्सेनिक वाली ग्रुप मिलेगी। तो आर्सेनिक इस केस में हम देखेंगे तो आर्सेनिक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। यही हम बात करें दोस्तों तो हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन फैमिली, जिसको आप कहते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। तो हेलोजन फैमिली जो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो कहने का मतलब है अगर जो इस टेबल के फॉर्म पे हम चले तो जिससे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगा। तो इसी कारण दोस्तों फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएंगे। जितना हम इससे दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, जितने हम इसके करीब जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ट्रिक है, ये कोई वेरीफाइड ट्रिक नहीं है दोस्तों, बस एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप निकाल पाए, समझने के लिए, जिससे आप निकाल पाए कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बस छोटा सा याद करने के लिए छोटी सी एक टिप्स है आपके लिए, ठीक है, कि इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे सेंटर मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, इससे जो जितना ज़्यादा करीब रहेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। चलिए, और बाकी जो बात आती है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास आकर्षित कर पाए, ठीक है। इसके रिलेटेड हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने के लिए आपको, कि किस प्रकार से आप पता करें कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं कौन सी एसिड होती है, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सी बात है, साइट्रिक एसिड होती है। जितने सारे फ्रूट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइट्रस फ्रूट कहते हैं। साइट्रस फ्रूट सब के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, ग्रेप हो गए, सारे के अंदर साइट्रिक एसिड हमें देखने को मिल जाता है। यही दोस्तों हम अगर जो बात करें फॉस्फोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एक तरह का कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन लिक्विड होती है जो कि नेचुरली भी बनती है, ठीक है, समझ गए। फॉस्फोरस से बनती है, जो मिनरल फॉस्फोरस रहती है उससे बनती है। ये हमारे बॉडी के अंदर भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है दोस्तों, हमारे जो बोन्स होते हैं, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के साथ ये मिल करके कैल्शियम के साथ मिल करके दोस्तों हमारे हड्डियाँ, हमारे दांत, ये सबको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यही हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये हम बात कर लेते हैं कार्बोनिक एसिड की। तो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ब्लड के साथ कंबाइन कर जाती है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड के बारे में बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ कंबाइन कर जाती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है वो कंबाइन कर जाती है दोस्तों वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ कंबाइन होकर के
समझ गए। ब्लड के अंदर जो वाटर होते हैं उसके साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना देती है, और यही एसिड हमारे लंग्स के थ्रू गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ गए। अगला दोस्तों हम बात करते हैं मैलिक एसिड के बारे में। तो मैलिक एसिड भी दोस्तों में कुछ फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन्स हो गए, चेरीज़ हो गए, और कुछ वेजिटेबल्स में भी मैलिक एसिड हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कैरेट हो गए, ब्रोकली हो गए, ये सब में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, फूड की इंडस्ट्री में, जैसे कि बात करें कैंडीज़ वगैरह जो बनते हैं उसमें भी हमें ये देखने को मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल के बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों जो हमारे 3 से 12, ठीक है, 3 से 12 ग्रुप में जो होते हैं, 3 से 12 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, 3 से 12 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होती है, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि इनके अंदर हमें किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलती है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगी तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेंडेंसी आपको पूछा गया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, कौन सा यहाँ पे दिया गया है जो कि ट्रांजिशन मेटल के खिलाफ है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे वर्ड दिया गया है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के खिलाफ है। तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दोस्तों इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे और किसी प्रकार का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, समझ गए। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे गलत बताया गया है ट्रांजिशन मेटल के, क्योंकि ये सारे के सारे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता ही नहीं है जो कि रिएक्शन में या फिर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद है दोस्तों आप पेयर्ड अनपेयर्ड समझ रहे होंगे, जिसके मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2 8 8 इस प्रकार से जो हम लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिखते हैं एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, फिर पी ऑर्बिटल में दोस्तों हम 3 बनाते हैं क्योंकि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं। तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, एस पी, फिर डी में दोस्तों हमारे इसी प्रकार से आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डी पे 5 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि देखिए ये पेयरिंग में है यानी कि फुल है, ठीक है, पेयर्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम रहते हैं, तो मैक्सिमम का मैक्सिमम यहाँ पे पी पे मैक्सिमम 6 रहते हैं, तो 6 के 6 हो गए। तो ये सारे के क्या है दोस्तों, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब यही हम बात करें किसी एलिमेंट की, एस पे 1 है, ठीक है, चलिए मान लीजिए एस पे 2 है, पी ऑर्बिटल पे 1 2 1 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यही ना दोस्तों हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये बच रहा है तभी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके जोड़ीदार कोई है क्या, इसके जोड़ीदार तो कोई है नहीं, कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये अनपेयर्ड हो गए। तो ये जब अनपेयर्ड हो गए तो इसको तो अपना काम निकालना है ना, तो ये जाकर के किसी के साथ पेयर हो जाएगा, तब जाकर के दो के बीच में बॉन्डिंग बनती है, 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग बनती है। जब यहाँ पे पेयर्ड हो ही गई तो इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्यों किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, किसी के साथ रिश्ते करने की जरूरत है क्या दोस्तों, ये दोनों एक साथ जब हो ही गए तो इसको किसी के साथ रिश्ता रखने की जरूरत ही नहीं। जब ये अकेला इंसान रहेगा, सिंगल इंसान ही तो रिलेशनशिप में जाता है ना, बस समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, बस कॉमन सी बात है, बस इसको थोड़ा सा समझना है आपको, क्लियर है। चलिए, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही रिएक्शन में वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो जब इसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड है ही, तो ये किस तरह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्यों करेगा, इसको जरूरत ही नहीं है, नहीं करेगा। तो यही बात है दोस्तों, ट्रांजिशन मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, सारे के सारे पेयर्ड हो गए, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इथाइलिन क्या है, ठीक है, इथाइलिन क्या होता है ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या ये पोलर है, क्या ये नॉन पोलर है, किस प्रकार का कंपाउंड है। तो दोस्तों इथाइलिन नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है, इथाइलिन एक नॉन पोलर कंपाउंड है दोस्तों, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अनलाइक पोलर मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस देखने को मिल जाती है, ठीक है, समझ गए। इथाइलिन दोस्तों एक तरह का नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड। एसिड के लिए कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। तो एसिड क्या है दोस्तों, एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन है
जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को एसिड इजीली कंडक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दे हैव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर H+, जब भी हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमेशा H+ आयन प्रोवाइड करेगा। ये इसकी सिस्टम ही है, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस को बताता ही है। तो 28 नंबर में देख लीजिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड। एसिड को लेकर के कौन सा यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दोस्तों जब भी हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हमेशा H+ आयन देता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी है दोस्तों। एसिड की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जब भी इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो H+ आयन निकाल करके दे देगा। तो ये सही है दोस्तों, आपको यहाँ पे गलत चीज़ निकालनी है, ठीक है। मोस्ट एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसिड को जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो H+ आयन देती है, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर हाइड्रोजन होगी, ये भी बिल्कुल सही है। दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है कि नहीं। हम क्या पता करते हैं दोस्तों, जो लिटमस पेपर हमारी होती है उसके अंदर यहाँ पे बेस पे दोस्तों कितनी होती है, बेस पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जैसे ये 7 से 14 की तरफ जैसे ही ये जाएगा तो हम कह देते हैं कि ये अल्कलिन है, अल्कलिन है कि नहीं। जैसे ही ये 7 से 14 की तरफ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये अल्कलिन है। जैसे ये 7 से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा दोस्तों तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एसिडिक है। तो जैसे ये एसिडिक होगा तो ये रेड कलर का अपीयरेंस हो जाएगा, जैसे ही अल्कलिन होगी ये ब्लू कलर का अपीयरेंस करा देगा। जैसे कि आप लिटमस पेपर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, या फिर आपने ज़रूर देखा होगा कि जितने लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जितने 0 के सामने रहेगा वो उतना ज़्यादा रेड कलर हो जाता है, जितने राइट की तरफ जाएगा वो ब्लू कलर की हो जाती है। ये लिटमस पेपर का काम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो रहा है इन द बात करें कि किसके साइड, इन द साइड ऑफ एसिड। तो ये तीन चीज तो प्रूव कर रहा है कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है। चौथा देखिए, दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है यही गलत बताया गया है, तो आंसर आपका यही होगा, आंसर आपका यही होगा क्योंकि यही गलत बताया। इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कराता है एक्वस सॉल्यूशन में दोस्तों, जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो एसिड जो होती है दोस्तों एक्वस सॉल्यूशन में वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकती है दोस्तों क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिजॉल्व्ड आयन होते हैं, इसके अंदर में डिजॉल्व्ड आयंस देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, डिजॉल्व्ड आयंस देखने को मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। चले बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए, सोडा वाटर। दोस्तों सोडा वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोडा वाटर, ठीक है। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था सोडा वाटर दोस्तों, जिसको आप जानते हैं, जिसको हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, है कि नहीं, सोडा वाटर जो आप पीते हो, ठीक है। तो फार्मूला की बात करें तो H2CO3 हम कहेंगे सोडा वाटर, ठीक है। तो कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर, H2CO3 जो है होती है दोस्तों, ये किस तरह से बनता है, ये बनता है दोस्तों H2O + CO2, ये दोनों को मिला करके। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना दोस्तों, बहुत शौक से जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला, स्प्राइट, उसके अंदर दोस्तों बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे हो वाटर के साथ मिला करके और कुछ नहीं। तो सोडा वाटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो सोडा वाटर किसने इन्वेंट किया था दोस्तों, तो सोडा वाटर इन्वेंट किया था दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने। तो अच्छे से याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने हमारे सोडा वाटर को इन्वेंट किया था, जो कि आज आप पी रहे हो, कोका कोला, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बॉक्साइट इज एन और बॉक्साइट किस चीज़ की और है, किस चीज़ की मिनरल है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। ये बात किया जाए दोस्तों, एल्युमिनियम जो होती है हमारे, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम के दोस्तों प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन जो हम बात करें, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्युमिनियम की हम बात करें, एल्युमिनियम निकालने का सबसे इजी तरीका दोस्तों ये जो ओर है बॉक्साइट से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्युमिनियम है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकालने के लिए क्या है दोस्तों, एक तरह का प्राइमरी सोर्स है। तो बॉक्साइट क्या हो गया, एल्युमिनियम। क्लियर है दोस्तों, किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। किस तरह से होता है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बॉक्साइट लेते हैं, ठीक है। बॉक्साइट को पहले कन्वर्ट कराया जाता है एल्यूमिना में, ठीक है, एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है।
जिसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्ट लिख देते हैं, स्मेल्ट करके तब जा करके दोस्तों हमारे हाथ में एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आता है। क्लियर है? तो प्रोसेस भी आप देख लिए कि बॉक्साइट को पहले एल्यूमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस स्मेल्टिंग करके। आइए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, लगे हाथ। मैग्नेन मैंगनेट इज एन और ऑफ, मैग्नेट किस चीज़ की और होती है, आपको सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंगनेट दोस्तों इसके नाम पे ही छुपा हुआ है इसकी आंसर, मैंगनाइट। तो मैंगनाइट से बना मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, डायनामाइट की इन्वेंशन किसने की थी। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी। इस बात को बच्चे से याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटा सा जीके दोस्तों, स्टैटिक जीके आप इसको कहेंगे। तो डायनामाइट की इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनामाइट की दोस्तों उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, 1867 में ही इसका यूज़ होने लगा था। ठीक है, इन्वेंट हुआ था 1867 में, अल्फ्रेड नोबल ने इसकी इन्वेंशन की थी। तो दोस्तों जितने तरह के एक्सप्लोसिव एलिमेंट होती है, एक्सप्लोसिव, ठीक है, जितने तरह के एक्सप्लोसिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि बात किया जाए ब्लास्टिंग एजेंट, तो जितने तरह की ब्लास्टिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, ये हमारे डायनामाइट के थ्रू बनता है। ठीक है, बम वगैरह, बम बारूद, समझ गए, एक्सप्लोसिव एलिमेंट बनाया जाता है डायनामाइट से। नेक्स्ट सवाल भी देख लीजिए, व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू, कैटलिस्ट क्या करता है किसी रिएक्शन में, कैटलिस्ट का क्या काम होता है। कैटलिस्ट वर्ड आपने सुना होगा, कैटलिस्ट काम क्या करता है दोस्तों, इसके बहुत सारे काम है। सबसे पहला बात, ये किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, इट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ये बदलने की शक्ति रखता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को बदलने की इसके पास क्षमता होता है, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी कम कर देता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कोई रिएक्शन को मान लीजिए कि होने में 5 मिनट लग रहा हो, तो दोस्तों कैटलिस्ट का उपयोग, यानी कि किसी प्रकार का कैटलिस्ट का उपयोग करके इस रिएक्शन को हम 30 सेकेंड के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, अरे इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है यार, हम यहाँ पे फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो बात यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है दोस्तों, चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। ये मेन यहाँ पे हमारा टॉपिक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के अंदर ये चेंज कर देता है। ठीक है, एक मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए सक्षम हो। ठीक है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है, समझ गए। और इस कैटलिस्ट का उपयोग करके, किसी प्रकार के कैटलिस्ट का उपयोग करके हम रिएक्शन की टाइम को घटा सकते हैं, यानी कि उसकी पाथवे कोई चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रही हो, वो एक स्टेज में, जैसे कि मैंने आपको एल्यूमिना का बताया कि बॉक्साइट पहले एल्यूमिना में टूट रहा है, इस प्रकार से कोई रिएक्शन मान लीजिए कि ले रहा है, 3 स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट के उपयोग करके हम डायरेक्ट उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे समय को भी बचाता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का उपयोग बहुत होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे समझना है कैटलिस्ट क्या करता है, चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल पाइए, एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ग्रीन कलर टू ग्लास, ग्लास पे कौन से सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे जो कि उसको ग्रीन कलर बनाते। तो दोस्तों ग्रीन कलर बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्रोमियम ऑक्साइड की। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड की यूज करना पड़ेगा ग्रीन कलर ग्लास को बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम सबसे किसकी है। तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो होती है इंक्रीज करती है दोस्तों एटॉमिक नंबर के साथ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी दोस्तों, वैसे वैसे आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम ग्रुप में, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम जानते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उस एटम की साइज भी बढ़ने लग जाती है। तो जितने ज़्यादा जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा दोस्तों, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी उसी प्रकार से इंक्रीज होते चला जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा सबसे यहाँ पे छोटा एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक संख्या कम, इसकी एटॉमिक साइज भी कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसी की कम है।
अगले सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ए मैच स्टिक। मैच स्टिक के टॉप में क्या अप्लाई होती है? ये आपके दोस्तों मैच स्टिक जो बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है। ये जो आपकी बॉक्स होती है ना, बॉक्स के बाहर वाले पार्ट में रेड रंग का लगा हुआ रहता है, ठीक है। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। चलिए, इस वाले पार्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर लगा हुआ रहता है और ये जो आपकी मैच स्टिक होती है कुछ इस प्रकार से होती है और इसमें कुछ केमिकल्स लगे होते हैं लाल रंग के, आप देखते होंगे रेड कलर का जो रेड पार्ट होती है, ठीक है। कहीं कहीं ग्रीन कलर का भी बना दिया जाता है, वो उसको रंग दिया जाता है बस, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ए मैच स्टिक। मैच स्टिक के टॉप में क्या लगाया हुआ रहता है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो सरफेस में होता है, बस हम इसके सरफेस के बारे में बात करें। पहले सरफेस के बारे में बात करते हैं कि मैच स्टिक का ये जो सरफेस जिसमें हम इसको रगड़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर हमें दोस्तों देखने को मिलती है पाउडर्ड ग्लास, पाउडर्ड ग्लास, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है। पाउडर ग्लास या फिर रेड फॉस्फोरस थोड़ी अमाउंट में, ठीक है, लो अमाउंट में ये इसके ऊपर लगा हुआ रहता है और साथ ही साथ दोस्तों इस ये लगी हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैच स्टिक, जो मेन है मैच स्टिक जो जलती है हमारे हाथ में जो रहती है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर हमें पोटासियम क्लोरेट देखने को मिलते हैं, पोटासियम क्लोरेट, ठीक है। पोटासियम क्लोरेट देखने को मिलते हैं और एंटीमनी ट्राइसल्फेट भी होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट। देखिए ये नोट डाउन आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सवाल पूछ दिया जा सकता है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हमें व्हाइट फॉस्फोरस, डब्लू फॉस्फोरस लिख रहा हूँ, मतलब समझिएगा व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी गई। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ ए मैच स्टिक। इसके ऊपर में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलती है? रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, पोटासियम क्लोरेट या फिर पोटासियम सल्फेट। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों पोटासियम क्लोरेट, ठीक है, पोटासियम क्लोरेट इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, समझ गए? समझ गए दोस्तों। तो एंटीमनी ट्राइसल्फेट के साथ में व्हाइट फॉस्फोरस थोड़ी सी मिली हुई रहती है, बहुत कम है अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगी दोस्तों आपकी पोटासियम क्लोरेट रहेगी। आप व्हाइट फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं मारेंगे या फिर रेड देख करके रेड फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं मारेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैच स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैच स्टिक के। तो इसके अंदर में पोटासियम क्लोरेट सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, पोटासियम क्लोरेट। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, पोटासियम क्लोरेट ही करेक्ट आंसर होगी इसके। और इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस के अंदर मैंने आपको बताया पाउडर ग्लास होती है और रेड फॉस्फोरस होती है थोड़ी से अमाउंट में, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का तो दोस्तों बात ही नहीं आती, हल्का सा बात आता है यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस की, ठीक है। अगर जो पोटासियम क्लोरेट ना हो ऑप्शन में, तब जा करके आप व्हाइट फॉस्फोरस को करेक्ट करिएगा, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का कोई कहानी नहीं है। सरफेस के बारे में जो बात होता तब रेड फॉस्फोरस की बात होती, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, मैलेकाइट इज एन और ऑफ। मैलेकाइट जो होती है दोस्तों किसकी और है, किसकी मिनरल है, आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो मैलेकाइट दोस्तों कॉपर की होती है, ठीक है। तो कॉपर को आप करेक्ट करिएगा। तो अगर जो हम बात करें मैलेकाइट की केमिकल फार्मूला दोस्तों, तो इसकी होगी Cu2CO3 OH2, ठीक है। तो ये होगी इसकी केमिकल फार्मूला। तो ग्रीन कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड इसको हम कहते हैं, ठीक है, मैलेकाइट को। तो कॉपर की मेटल को उपयोग करने के लिए, ठीक है, कॉपर की यानी कि कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला जो और यूज़ किया गया था दोस्तों वो मैलेकाइट ही है, ठीक है। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी निगेटिव आयन, विल बी अ निगेटिव आयन। कौन सा निगेटिव आयन है, ये आपको सवाल में पूछा गया दोस्तों। इफ़ इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की बात हुई जा रही है दोस्तों। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटोन की संख्या कम है, तो वो निगेटिव आयन हो जाएगा या नहीं होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो भाई निगेटिविटी ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ पे निगेटिविटी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि 10 लोग निगेटिव बोल रहे हैं, 7 लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ज़्यादा किसका है दोस्तों? निगेटिव ज़्यादा तो निगेटिव का ही है ना, तो निगेटिव ही यहाँ पे जीतेगा, ठीक है। निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे निगेटिविटी देखने को मिलती है, तो बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, द ब्रांड नेम टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर। तो ब्रांड नेम जो दोस्तों टेफ्लॉन होती है वो कौन से पॉलीमर को रिप्रेजेंट करवाता है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपिलीन या फिर किसको?
तो दोस्तों टेफ्लॉन जो होती है दोस्तों वो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन को रिप्रेजेंट करता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों PTFE, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। तो टेफ्लॉन जो ब्रांड है वो इस पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल देखिए, वो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड है, IDE है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा IDE की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड को दोस्तों हम AIN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AIN बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 41 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, 41 से लेकर 60 तक। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी कंटेंट, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए यार बंद कर दें आज का वीडियो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ फिर से मिलने को मिला। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा और किस प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करेगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।